हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर 1 करेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो के पूरी वॉच करें, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आपको समझ में आए। और ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा और काफ़ी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा और आपकी तैयारी भी कैसी है इससे ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है 1/2 होता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो यानी कि दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग किसको माना जाता है? लाल को। और लाल रंग जो होता है ये खतरे का निशान होता है। लाल रंग किसका निशान है? तो लाल रंग जो होता है ये खतरे का निशान होता है, आपको ये भी याद रखना है। और लाल रंग का ही तरंगदैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक है। सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है? तो तरंगदैर्ध्य जो अधिक है ये लाल रंग का है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो आपको याद रखना है प्राथमिक रंग के बारे में भी, नीला, हरा, लाल। नहला याद रखना, आपको ट्रिक क्या याद रखना है? प्राथमिक रंग का ट्रिक है नहला, यानी न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए ये काफ़ी डिटेल हो गया और आप इसे ज़रूर याद रखिए। ये साइंस में काफ़ी बार पूछा गया है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तक का कार्य करता है? ये क्या है? विद्युत मोटर होता है। तो आपको ये बातें याद रख लेना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, तो यह जो है किस क्रम में संयोजित था? तो समांतर क्रम में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अवयव आवश्यक हो जाता है? तो यूरेनियम क्या है? काफ़ी आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि किस लेंस को अपसारी कहते हैं या अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो आप इस प्रकार से चित्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये है अवतल लेंस। जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरणों को गुजारी जाती है तो ये क्या है? फैलती हुई चल जाती है। कैसी जाती है? फैलती हुई। तो ये आपको क्या कर देती है? अपसारी कर रही है। ये क्या कर रही है? अपसारी। तो यानी कि प्रकाश को अपसारित कर देती है, इसलिए अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस। जब हम इसके प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की किरण एक जगह पर एक स्थान पर मिल जाती है, इसलिए अभिसारित, यानी कि ये अभिसारित करती है, तो इसे अभिसारी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है अवतल लेंस, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? तो उत्तल लेंस को बोलना है, उत्तल लेंस को बोलना अभिसारी लेंस। क्या बोलिएगा? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। वहीं पर आपसे अगर पूछे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं? तो यानी कि जो प्रिज्म होता है ये कुल 5 सतहों से घिरे होते हैं। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में बढ़ती है? तो यह 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंग में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूल बट्टा कूलॉम, यानी कि जूल कूलॉम बराबर होते हैं किसके? तो वोल्ट के बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो दहन कर ऊष्मा को उत्पन्न करे उन्हें क्या बोलेंगे? तो ईंधन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको मालूम होगा तो निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट में क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकते हैं, यानी कि जैसा दोष होगा आप उसी दृष्टि दोष को देख सकते हो।
तो निकट में दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देती है, दीर्घ दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये बात भी आपको याद रख लेना है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं, तो दूर दृष्टि दोष जिसमें होते हैं उनमें उत्तल लेंस होता है, वहीं निकट दृष्टि दोष जिसमें होगा उसको अवतल लेंस का उपचार किया जाता है। वही बात करें जिनका निकट और दूर दोनों खराब होता है उसे हम लोग बाइफोकल लेंस लगाते, बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पतन होता है तो उसके समय विद्युत धारा का मान क्या हो? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा क से क्या याद रखना है? कर्नाटक। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में हमने आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में आपको क्या अवतल लेंस का यूज करना है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपचार करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन भी दिया गया है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? तो किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज बोला जाता है। यहाँ पर देखिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के संलयन को कहा जाता है। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके निलंबित कणों को बोलते हैं कोलाइड। ओम के नियम निहित है, तो ओम का जो नियम है ये बराबर भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर, आई इंटू आर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? काफ़ी आसान है, बहुत बार एग्जाम में है, जनित्र बोलते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो निर्गत कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्गत कोण। धारा मापने को यंत्र को कहते हैं, तो ये मीटर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा या यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक गैस ऊर्जा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सौर ऊर्जा। क्या आंसर होने, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जल्द समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो सौर ऊर्जा इसका आंसर होगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है यानी कि उसका जो फिलामेंट जो होता है वो किस चीज़ का होता है? टंगस्टन का होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल यहाँ पर देखिएगा, दुर्बल अम्ल में CH3COOH है और इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 जिन्हें हम बैटरी अम्ल भी बोलते हैं, और या सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल बोला जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आया है आपके, तो आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपको ये भी याद रखना है, जैसे अब भस्म पूछ दे कि कौन प्रबल भस्म है या भस्म है, इनमें से कौन भस्म, तो OH जिसमें लगा रहेगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब भस्म है, आपको याद रखना चाहिए ये सब। निम्न में कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। यहाँ पर देखिए लोहा है, कॉपर है, निकेल है, तो ये सब है। आर्सेनिक जो है ये क्या हो जाता है? आपका उपधातु हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में या निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? यानी कि तांबा, कैल्शियम, सोडियम या मैग्नीशियम।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तांबा हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि खाड़िया जो है किसको हम बोलते हैं, संगमरमर को। खड़िया किसको बोला जाता है, संगमरमर को, और संगमरमर का भी सूत्र यही होता है CaCO3। तो आपको इसे ज़रूर याद रखना है, काफ़ी बार इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में आया है। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो बिल्डिंग में जो है एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अबिले लवण प्राप्त होता, अबिले। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस बार, और ये नया क्वेश्चन भी है, आपको जरूर याद रख लेना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होने वाला है NO2 और O2। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप इसे ज़रूर याद रख लें। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। वहीं बात करें, सोडियम को हम आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काटा जाता है सोडियम को। तो ये बात भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रोमीन एक क्या होता है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक धातु होता है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहीं पारा की बात करें, पारा तो धातु होता है। सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन को हम मिलाते हैं तो ये सोल्डर बनता है। वहीं बात करें तांबा और जस्ता को मिलाए, तो तांबा और जस्ता मिलकर क्या बन जाता है, तो पीतल बनता है। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा, तांबा और जस्ता मिलकर। वहीं बात करेंगे कि कांसा और टीन मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, तो कांसा प्लस टीन मिलाकर जो हम लोग तांबा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तांबा। तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ पर सोडियम तो है नहीं, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिथियम। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इथिलीन में कार्बन के बीच कितने बंधन बनते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं, पाई आबंध कितने बनते हैं। तो यहाँ पर अगर कार्बन के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, और प्रत्येक कार्बन के बीच कहिएगा तो यानी कि प्रत्येक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में परमाणु की संख्या 4 होती है। लेकिन जब यह बंधन बनाएगा तो एक सिग्मा यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पाई बंध एक यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बंध बनाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 41 नंबर जो क्वेश्चन है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन हैं, तो मेथ के बाद क्या होता है, मेथ के बाद होता है एथ यानी कि इथेन। तो इथेन में जो है यानी कि C2H6 हो जाए, 2 दूनी 4 6, तो C2H6 होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो CC यानी कि कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन लीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लीजिए, और देखिए कि कितना बंधन जो है ये बना पाता है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो हाइड्रोजन के साथ कितना, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 ये मिला दीजिएगा तो 7, यानी कि टोटल की 7 बंधन बनाते हैं ये। यहाँ पर देखिएगा CnH2n+2 जो है ये किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। काफ़ी बार इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीला थोथा का सूत्र क्या है, तो CuSO4 × 5H2 क्या होता है, CuSO4 × 5H2। यहाँ पर बात करें कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, यानी कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं यानी कि आवर्त सारणी को पढ़ते हैं तो उसमें उदग्र स्तंभ होता है। उदग्र कहते हैं लंबवत वाला को, यानी कि इस प्रकार का जो रेखा होता है उसे उदग्र कहा जाता है। उदग्र यानी कि उदग्र हम कहते हैं वर्ग को। और वही बात करेंगे इस प्रकार का जो होता है उसे हम क्षैतिज बोलते हैं,
और क्षैतिज को आवर्त बोला जाता है। क्षैतिज को क्या बोला जाता है? तो आवर्त बोला जाता है। वहीं बात करें कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो 18 है, यानी कि आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और यहीं पर बात करें आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। आपको ये भी याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता जो है मोसले है। कौन है? मोसले है। यही मतलब जो है तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य वर्ग सदस्य है, तो प्रथम सदस्य में ही क्या है? क्षारीय धातु है। यानी कि पहला दूसरा में देखिएगा तो आप, यानी कि पहला है क्षारीय धातु और दूसरा है मृदा धातु, यानी कि दोनों धातु ही है। और सोडियम यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है ये क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, ये काफ़ी आसानी था। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42। आपको ये भी याद रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम एक क्या है? अक्रिय तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये, यानी कि वर्गीकरण का आधार, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल सजाने का आधार क्या था आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार? तो हम लोग कहेंगे कि परमाणु संख्या के आधार पर जो है पीरियोडिक टेबल को सजाया गया। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो काफ़ी आसान है, ग्रेफाइट, और ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखें। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन अगर है तो उसका pH मान 7 के बराबर होगा। 7 से कम कब होगा? जब अम्लीय होगा। 7 से कम कब होगा? जब अम्लीय होगा, यानी कि जब विलयन जो अम्लीय होगा, यानी कि 7 से कम रहेगा pH मान, 7 से अधिक है तो उसका pH मान जो है क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरुआत किया था? तो ये काफ़ी आसान है, 1973 ईस्वी में, और ये आपके भूगोल में भी पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर हम किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कणिका निकलती है? तो ये हमने आपको काफ़ी बार बताया, मुकुलन में निकलता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है, तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? यानी कि वृक्क जो है उत्सर्जन अंग होता है। वृक्क क्या होता है? एक उत्सर्जी अंग होता है। और वही फेफड़ा की बात करें तो श्वसन से संबंधित हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि यानी कि वृक्क जो है उत्सर्जी अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वपोषी के लिए आवश्यक चीज़ है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पौधा वाला जो हार्मोन है ये कौन है? साइटोकाइनिन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेप्स बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर जो है नर प्रजनन अंग, यही अंडब, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब क्या है? यानी कि स्त्री का भाग है, यानी कि पुष्प में स्त्री वाला भाग कौन है? तो अंडप है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, तो ये सब स्त्री वाला भाग है। वहीं पुंकेसर की बात करें, यानी कि प्राक्कण, यानी कि मतलब जो है प्रागकोश में ही क्या होता है? प्रागकोश में ही प्राक्कण होते हैं। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन होता है? यानी कि मनुष्य के आहारनाल में देखा जाए तो अवशेषी अंग किसे बोला गया है? तो मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग जो है, यानी कि हम लोग किसको बोलते हैं? अपेंडिक्स को। किसको बोला जाता है? अपेंडिक्स को बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? अपेंडिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैविक प्रक्रम अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते।
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहा जाता है। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परागकोश में क्या होती है? तो परागकोश में हमने बताया आपको कि जो फूल होते हैं वो उसके फूल में जो यानी कि इस प्रकार का जो फूल होगा वो उसमें कुछ इस प्रकार से निकलता है। तो ये जो निकलता है तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि CO2 और NH3। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? तो यानी कि पुरुष में बात करें लिंग गुणसूत्र यानी कि मनुष्य में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। और यही बात करेंगे तो यानी कि पुरुष में देखा जाए यानी कि पुरुष में यानी कि 22 एक जो मतलब 22 एक ही प्रकार के होते हैं, एक अलग प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम बोलते हैं। तो पुरुष में जो एक अलग प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, XY होता है सॉरी, और स्त्री में XX होता है। तो ये बातें भी याद रखिएगा। अगर लड़का हो यानी कि बच्चा लड़का है या लड़की है, इसके लिए कौन निर्धारण करेगा? तो यानी कि पुरुष के द्वारा ही, यानी कि पुरुष के द्वारा ही बच्चों के लिंग का निर्धारण भी होता है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि हिरण जो होता है ये घास पर आश्रित होता है और घास खाने वाले जो है यानी कि वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और जो घास है वो उत्पादकता कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग? यानी कि अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने की मतलब जो है केंद्र है? तो गंध पहचानने का केंद्र जो है ये मनुष्य का कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ये होगा, ये इसका अग्र मस्तिष्क का काम होता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्चे। यानी कि प्रथम बार अगर मासिक चक्र होता है उसको मेनार्चे बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो अमरबेल का पेड़ जो है ये एक परजीवी पौधा है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ATP फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ATP फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। काफ़ी बार एग्जाम में आया है तो इम्पोर्टेंट भी है। और पादप हार्मोन एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिएगा IAA का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो तितली में पाया जाता है खुला परिवहन तंत्र। और द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन जो है ये किसमें? जीवाणु में पाया जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी। तो 80 में अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी आपका सही होता है तो काफ़ी अच्छी तैयारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।